पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर कई सवालात सामने आ रहे हैं। लोग दुविधा में हैं कि भैया पहुंच तो गए ऑस्ट्रेलिया, बैचलर कर ली, उसके बाद क्या होगा, क्या चेंजेस हैं, क्या रूल में तब्दीलियां आई हैं। लेकिन आज यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि किस तरीके से पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में तब्दीलियां आई हैं। रवदीप जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैम, रवदीप जी, अब क्या तब्दीलियां आई हैं ऑस्ट्रेलिया ने इस कैटेगरी में, क्या ऐसा तब्दील कर दिया है कि लोग थोड़े खुश भी हैं लेकिन दुविधा में हैं। जी जी, अगर हम बात करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। अगर आपने कर लिया अपनी बैचलर्स या आपने करी है मास्टर्स, उसके बाद आपको कितने इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, कितने इयर्स के वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो अगर हम बात करें बैचलर्स की, तो बैचलर्स के लिए बच्चा 2 to 3 इयर्स के लिए वर्क परमिट के लिए एलिजिबल रहता है। अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स के लिए बच्चा अप टू 4 इयर्स के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हम्म। रहता है। तो 4 इयर्स के वर्क परमिट का मतलब ये है कि 2 साल की बच्चा मास्टर्स करता है और उसके बाद उसको, अगर उसने अपना कोर्स जो है स्पेसिफिक स्किल्ड ओके। स्ट्रीम में किया है, तो वह बच्चा अप टू 4 इयर्स के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल रहता है। और यहाँ पे एक चीज और डिपेंड करती है कि बच्चा कौन सी लोकेशन के लिए, मतलब बच्चा कौन सी लोकेशन में पढ़ने हम्म। जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैटर करती है कि बच्चा मेन सिटीज में जा रहा है, लाइक मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में जा हम्म। रहा है, या फिर बच्चा बच्चा रीजनल एरियाज में जा रहा है, जैसे कि पर्थ, एडलेड, गोल्ड कोस्ट में जा रहा है, या फिर एक और डेस्टिनेशन है दैट इज सुपर रीजनल एरियाज, हम्म। दैट इज तस्मानिया। तस्मानिया की अगर हम बात करें, एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे जो सुपर रीजनल एरियाज में कंसीडर होता है। हम्म। तो अगर हम बात करें बैचलर्स या मास्टर्स के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रोग्राम के लिए जा रहा है, ओके। प्लस लोकेशन किसके लिए जा रहा है। अच्छा, एक पीएचडी और रिसर्च के लिए भी कुछ तब्दीलियां आई हैं जो इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं। नहीं सर, पीएचडी और अगर हम मास्टर्स बाय रिसर्च की बात करें, तो मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी में कोई वर्क परमिट के चेंजेस नहीं आए। ओके। बट अगर हम बात करें बैचलर्स एंड मास्टर्स की, व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की एज पहले 50 इयर्स थी, वो अब चेंज होने जा रही है और वो होने जा रही है 35 इयर्स। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स जुलाई के बाद जाएंगे, वो 35 इयर्स तक ही पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल है। उसके बाद वो बच्चा पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। बैचलर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, या फिर मास्टर्स की बात की जाए, पीएचडी की बात की जाए। अब ये तमाम जो कैटेगरीज है ना जी मैम, इसमें समझाएं कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना वर्क राइट फिर मिलेगा आगे। जी, अगर हम बैचलर्स की बात करें, तो बैचलर्स में स्टूडेंट्स को 2 to 3 इयर्स का वर्क परमिट जो है वो मिलेगा। हम्म। अगर हम मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स में अप टू 4 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अगर हम मास्टर्स बाय रिसर्च और या फिर पीएचडी की बात करें, अगर हम यहाँ पे पीएचडी की बात करते हैं, तो पीएचडी में बच्चा फुल टाइम एलिजिबल होता है वर्क करने के ओके। लिए। बट अगर हम मास्टर्स बाय रिसर्च की बात करें, तो जितने इयर्स के लिए बच्चा एलिजिबल है, दैट इज अप टू 4 इयर्स के लिए अगर हम्म। बच्चा एलिजिबल है, तो वो 4 इयर्स तक उसको वर्क परमिट मिलेगा। यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, अगर वो हम्म। 40 इयर्स का है या 42 इयर्स का है या फोर्टी जी। फाइव ईयर्स का है। तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, ओनली फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर इंक्लूडेड इन मास्टर्स बाय रिसर्च और हम्म। दैट आर इंक्लूडेड इन पीएचडी डिग्रीज। इन कैटेगरीज में कल को अपना जी स्पाउस सर। ले जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल स्पाउस जा सकता है। स्पाउस का डिपेंडेंट वीजा लगता है, जो स्पाउस साथ में भी जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में, और स्पाउस बाद में भी जा सकता है। तो इसके लिए भी कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर स्पाउस को साथ ही जाना है, तो यहाँ पे मैरिज रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरिज आपकी 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपका स्पाउस आपके साथ जाना चाहता है, तो वो भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स होना चाहिए। 12th पास आउट ओके। स्पाउस कंसीडर नहीं करता ऑस्ट्रेलिया। और वो भी जी दिखाना होता है ना फंड, कि आप इतना कमा रहे हो तो जी मैं हाँ, जी अपने सर। परिवार को रख सकता हूँ। जी जी जी, अगर हम बात करें स्पाउस की, तो जहाँ पे हमने बात करी थी कि मेन एप्लीकेंट के फंड्स भी हमें दिखाने पड़ते हैं। मेन एप्लीकेंट की लिविंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस हमें दिखानी पड़ती है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पाउस की, तो स्पाउस की लिविंग कॉस्ट प्लस स्पाउस की ट्रैवलिंग कॉस्ट भी उन्हीं फंड्स में हम्म। कैलकुलेट होती है, अगर स्पाउस मेन एप्लीकेंट के साथ जा रहा है। अगर स्पाउस मेन एप्लीकेंट के साथ नहीं जा रहा, वो डिपेंडेंट की फाइल बाद में लगा रहा है, तो वहां पे भी आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे। वहां पे फंड्स कैसे शो होंगे? जिस वीजा पे आपका मेन एप्लीकेंट है, जिस वीजा पे मेन एप्लीकेंट गया हुआ है, उस वीजा, सपोज अगर अगर एक एग्जांपल हम्म। से समझते हैं,
सपोज अगर मेन एप्लीकेंट हमारा है वो हम्म। अभी स्टडी वीजा पे है, ठीक है, उसकी स्टडी अभी 1 ईयर की पेंडिंग है, तो आप स्पाउस के फंड्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आप जो 1 ईयर की रिमेनिंग फीस बची है हम्म। मेन एप्लीकेंट की, इंक्लूडिंग वो और इंक्लूडिंग जो स्पाउस की लिविंग एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो आप सारे फंड्स में कैलकुलेट करोगे अगर स्पाउस साथ में नहीं जा रहा तो। हम्म। अदरवाइज आप लिविंग और ट्रैवलिंग कॉस्ट स्पाउस की साथ में कंसीडर करेंगे। ठीक है मैम, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। तो आपने बताया किस कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है और आप स्पाउस को कैसे ले जा सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है ज़हन में तो आप बिल्कुल पूछें, कमेंट सेक्शन में भी इंतज़ार रहेगा आपके सवाल का और आप भी ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। 17 तारीख से हालाँकि इनका सेमिनार भी चल रहा है। आप इस कैटेगरी में अगर जाना चाहते हैं तो उनके सेमिनार को अटेंड कीजिए और मौके का लाभ उठाएँ। नमस्कार।